हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता है मैं मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं सारे नोट्स जो इम्पोर्टेंट अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये नया चैप्टर। सॉरी, ये चैप्टर 3 है, मैंने धोखे से चैप्टर 4 लिख दिया। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से जो रेखा के बारे में बताई गई है। वो बहुत गरीब, इसमें ये बताया गया है कि रेखा जो थी बहुत गरीब परिवार से थी। ठीक है, तो उसका उसकी शादी के बाद कुछ घटना होती है और फिर उसे दिल्ली आना पड़ता है। तो वो जब दिल्ली आती है तो वो दो चीजें देखती है। पहली चीज वो देखती है कि कई लोग जो हैं काफी काफी डेवलपमेंट हो रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रोड डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ वो देखती है कि अंडर डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है, मतलब स्लम्स हैं और लोग भीख मांग रहे हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है वेदर डेवलपमेंट हेल्प सम सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन मोर देन अदर। क्या ऐसा है कि डेवलपमेंट कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ज्यादा हेल्प करती है और कुछ को हेल्प नहीं करती? क्या डेवलपमेंट हैव और हैव नॉट्स क्रिएट करती है? तो ये इसके दिमाग में चीजें आती हैं और यही हम इस चैप्टर में आज ये सब समझने वाले हैं। ठीक है। अब है वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट। वेस्टर्न व्यू डेवलपमेंट का क्या है? वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट है कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल आर कंसीडर्ड एज द सिंबल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक्चुअली देखा जाए वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट मोर जो है अपना डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। मतलब इन सेंस कि ये मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन ओरिएंटेड है। बट अगर हम इंडिया का देखा जाए, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री लाइक इंडिया, colonization, marginalization, social discrimination, regional disparity, etc. So the other face of the development. India development is a mix of opportunities as well as neglect and deprivation. तो जैसे जो कंट्रीज थी, जो पहले कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया थी अपनी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो उसमें हम लोग डेवलपमेंट को सिर्फ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कितना कितना कंप्यूटराइजेशन हुआ है। हम लोग को ये भी देखना है कि कितनी डिस्पैरिटी है। मतलब अमीरों के पास बहुत पैसा है, जो गरीब लोग हैं वो भीख मांग रहे हैं। तो ऐसी डिस्पैरिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो तभी कहा गया है कि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी है एज वेल एज निग्लेक्ट और डिप्रीवेशन। मतलब कई कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो जो इनके पास से कई सारी फैसिलिटीज हैं, बट कई लोग एक अपोजिट जो पुअर लोग हैं उनके पास खाने तक को पैसा नहीं है, उनको निग्लेक्ट कर रहा है हमारा सिस्टम। तो ये हमारी कंट्री के साथ है। ठीक है। अब ये बता, अब एनसीईआरटी में लिखा है डिस्पैरिटी इन एरियाज। एरियाज में डिस्पैरिटी कैसी है? अब देखा जाए तो मेट्रोपॉलिटन सेंटर है, उसमें कहा गया ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉल्यूशन। मेट्रोपॉलिटन सेंटर में स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के पास बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, और रूरल एरियाज एंड द slums एंड अर्बन एरियाज डू नॉट हैव बेसिक एमिनिटीज लाइक पोर्टेबल वाटर। और देखा जाए जबकि रूरल एरियाज हैं और अर्बन एरियाज के जो स्लम हैं उनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, जैसे कि पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। तो मतलब एरियाज में इतनी डिस्पैरिटी है कि कुछ मेट्रोपॉलिटन जगह में कुछ लोगों के पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और रूरल एरियाज में देखा जाए तो बेसिक एमिनिटीज भी अवेलेबल नहीं है, जो कि है ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है। फिर अगला आता है डिस्पैरिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे डिस्पैरिटी है? रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट कंडीशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ दिस marginalized सेक्शन have worsened with development happening over the year. Consequently, vast majority of people are compelled to live under abject poverty and subhuman conditions. अब इसमें कहा गया है कि जैसे हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जैसे एससी हुए, एसटी हुए, लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबरल हुए, इनकी सिचुएशन डेवलपमेंट के साथ और वर्ष हो गई है। मतलब अगर डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि समय के साथ जो है सिचुएशन सही होनी चाहिए, बट जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इनकी डेवलपमेंट के साथ सिचुएशन और वर्ष वर्ष होती चली गई है। और और इसका कंसिक्वेंस ये है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल एब्जेक्ट पॉवर्टी और सब ह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। मतलब जो बेसिक ह्यूमन कंडीशंस हैं उनको भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन कंडीशंस। अब क्या है? इट pertains to the environment pollution leading to ecological crisis. Air, soil, water and noise pollution have not only led to the tragedy of commons but also have threatened the existence of society.
अब डेवलपमेंट से एक चीज हुई है, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। अब आप देखेंगे कि हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे फैक्टर्स होने लगे हैं, ठीक है। अगर डेवलपमेंट इतना ही अच्छा है, इतना ही सही हो रहा है, तो हमारा एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये भी हम लोग को सोचना चाहिए। इससे थ्रेटन हो रहा है, हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी जो है वो थ्रेटन हो रही है, ठीक है। द पुअर आर बीइंग सब्जेक्टेड टू थ्री इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज। पुअर जो हैं तीन प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज के शिकार हो चुके हैं। जैसे पहला है सोशल कैपेबिलिटीज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, environmental capabilities due to pollution, और पर्सनल कैपेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिसीज एंड एक्सीडेंट्स। तो पुअर जो है अपने वो इन तीन कैपेबिलिटी से डिप्राइव हो चुके हैं। सोशल सोशल क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वीक वीक सोशल टाई की वजह से। एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी से इसलिए डिस्प्लेस हो गए हैं क्योंकि इतना सारा पॉल्यूशन है। और पर्सनल कैपेबिलिटीज से हो गए हैं क्योंकि डिसीज और ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिसीज एंड एक्सीडेंट। Present development has not been able to address the issue of social injustice, regional imbalance and environmental degradation. जो अपना प्रेजेंट डेवलपमेंट मॉडल है वो सोशल इंजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हैंडल एड्रेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि सोशल इंजस्टिस, लोगों के साथ सोशल इंजस्टिस हो रहा है, रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब कुछ अर्बन एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ रूरल एरियाज में बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अपना हो ही रहा है। अब United Nation Development Program (UNDP), World Human Development Report every year. This report not only does not only define human development, makes amendment and changes indicator, but also rank all the countries. UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, और ये वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल छापती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट नॉट ओनली डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन ही नहीं करती है बल्कि उसमें अमेंडमेंट करती है, और हर हर साल उसके इंडिकेटर चेंज करती है। इंडिकेटर इन सेंस मतलब जिस चीजों को देख के वो रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को उस रिपोर्ट के जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी चेंज करती है। मतलब कभी जो उसको लगता है कि वैलिड रीजन है ऐड करने का, जो इंडिकेट करता है अपना डेवलपमेंट, उसको भी ऐड करती है। उसके बाद व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी हुई थी, काफी अच्छी डेफिनेशन है, ये हम लोग को आनी पता होनी चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ enlarging the range of people's choices, increases their opportunity for education, healthcare, income and empowerment, and covering the full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom। तो क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट है पीपल की चॉइस को इनलार्ज करना, मतलब लोगों की चॉइस जो है वो इनलार्ज हो पाए, उनके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम और इनकम की अपॉर्चुनिटीज बिल्ड हो, वो लोग एम्पावर हों, और जितनी भी ह्यूमन चॉइसेस की फुल रेंज हो, जैसे फ्रॉम साउंड फिजिकल एनवायरनमेंट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सब लोगों के पास आए तो उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। इंडिया रैंक 127 अमंग 172 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया जो है ये चेंज हो गया होगा, मतलब एनसीईआरटी ने जो जिस भी ईयर का मेंशन किया था, 127 आ रहा है 172 में इस समय। लो स्कोर इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैटर ऑफ सीनियर कंसर्न बट क्वेश्चन अबाउट द अप्रोच एज वेल एज इंडिकेटर। अब ये कहते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है जो यूएनडीपी निकालती है, ये इसमें इंडिया कम है, ये मैटर है कंसर्न का, बट लोग इसकी जो इंडिकेटर यूज करती है यूएनडीपी, उस पर सवाल खड़े करते हैं। क्या सवाल खड़े करते हैं? वो लोग ये बोलते हैं कि लैक ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है वो लोग सेंसिटिविटी, थोड़ी हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर्स, इसमें सेंसिटिविटी थोड़ी कम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल फैक्टर में कोलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म, ये फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए जिसमें सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। सोशल कल्चरल फैक्टर्स क्या है? ह्यूमन राइट वायलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम्स, टेररिज्म एंड वॉर्स। सोशल कल्चरल फैक्टर्स ये हैं। और पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है? नेचर ऑफ स्टेट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ एम्पावरमेंट आर सम फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये कहना है कि मतलब जब रिपोर्ट बनाए और कंट्रीज को रैंकिंग करे, तो उनका ये कहना है कि हम लोग को ये फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि अगर देखो एग्जांपल लिया जाए, इंडिया 1950 में 1950 के आसपास आजाद हुआ, ठीक है, और अमेरिका पहले से आजाद हो गया, तो अमेरिका में डेवलपमेंट बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था एज कंपैरिजन टू इंडिया। बट अगर हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ये फैक्टर काफी बिग मेजर रोल प्ले करता है। तो इन फैक्टर्स को भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए जब यूएनडीपी को ध्यान में रखना चाहिए जब रिपोर्ट बनाता है, ठीक है।
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन टू प्रिपेयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इंडिया। और अपने इंडिया में प्लानिंग कमीशन भी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जो जो एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। पहला है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, इसमें क्या गया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज मेजर्स टू एसेस द रिसोर्स बेस्ड इंडाउमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इट्स पर कैपिटल एबिलिटी को एक एक का ये एक मेजर है कि रिसोर्स बेस कंट्री का कैसा है। ठीक है, फॉर इंडिया फिगर्स इंडिकेट एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। इंडिया में जो है अपनी देखो, इंडिया की जीडीपी काफी अच्छी है। इंडिया इस समय फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी कंपैरिजन में, राइट। बट कहा जाता है कि वो ये एनसीईआरटी में ये लिखा है कि इंडिया में इस मतलब इंडिकेट्स एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। इंडिया पे जीडीपी के मामले में परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, लेकिन तब भी पोवर्टी, deprivation, malnutrition, illiteracy, various types of prejudices and above all social distributive injustice, ये सब ये सब भी इंडिया में अवेलेबल है। तो इंडिया की जो अचीवमेंट जीडीपी की स्रोत दिखती है वो इसको बीलिट ये सब चीजें बीलिटल कर देती हैं। मतलब जीडीपी तो इंडिया को काफी अच्छा लग रहा है, बट ये सब जो प्रॉब्लम्स इंडिया में है, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, वो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को बीलिटल कर देती हैं। ठीक है, डेवलप्ड स्टेट्स हैव हाई पर कैपिटा इनकम एंड हाई पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। फिर फिर इसमें बताया गया कि जो हम लोग की इंडिया में डेवलप स्टेट्स हैं उनकी उसमें भी मतलब जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनमें भी काफी डिस्पैरिटी है। डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी कैपिटा इनकम ज्यादा है और उनका कैपिटा एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है। दीज वेरिएशंस आर इंडिकेटिव ऑफ सब डीप सीटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जो ये वेरिएशन है ये भी इंडिकेटिव है किस चीज का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है पॉवर्टी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है पॉवर्टी। पॉवर्टी की डेफिनेशन है, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन। इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सैटिस्फाई बेसिक नीड्स फॉर सस्टेन हेल्थी एंड रीजनेबल प्रोडक्टिव लिविंग। पॉवर्टी एक स्टेट है डेप्रिवेशन की। ये रिफ्लेक्ट करती है एक इंडिविजुअल की अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई ना करने की जो इनएबिलिटी है उसको पॉवर्टी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब है इंडिकेटर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के क्या इंडिकेटर्स हैं, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। मतलब जो हमारी लाइफ, इफ वी आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इलनेस, इफ वी आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलिमेंट एंड वी आर लिविंग अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, देन it is a condition for a healthy life. India has done reasonably well in some of the health indicators like decline in birth rate. Means in some of the indicators like declining birth rate, infant mortality, increasing life expectancy, bringing down birth rate. In these all indicators, India has done really well. But there are some issues with India, like we have a declining female sex ratio. The child sex ratio has declined in all the states and it is most alarming in the developed state. मतलब जो हमारा फीमेल सेक्स रेशियो है दैट इज आल्सो डिक्लाइनिंग, एंड हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज आल्सो डिक्लाइनिंग एंड इट इज अलार्मिंग फॉर इंडिया। मींस इंडिया ने कुछ इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म किया है, लाइक किन किन में अच्छा किया है, डेथ रेट हमारा डिक्लाइन हुआ है, हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि कितनी उम्र तक एक आदमी जीवित रह सकता है, उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कम थी अब वो इंक्रीज हो गई। बर्थ रेट हम लोग डाउन ब्रिंग किए हैं, बट प्रॉब्लम क्या क्या है, फीमेल सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, और ये डिलर स्टेट में और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मतलब हरियाणा और पंजाब में 800 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन, ये यहाँ पे है। मतलब 1000 अगर मेल चिल्ड्रन है तो 800 फीमेल चिल्ड्रन, मतलब ये चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो बहुत अलार्मिंग है। ठीक है, अब इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। Freedom in real sense of the term is possible only with the empowerment and participation of people in the exercise of their capabilities and choice in society. इसमें कहा गया है कि फ्रीडम, जो इंसान की जो फ्रीडम है वो तभी उसको मिलेगी जब पर्सन एम्पावर होगा और वो अपना वो पार्टिसिपेट करेगा कैपेबिलिटी में और सोसाइटी की चॉइस में। मतलब एम्पावर हो बंदा, अगर एम्पावर है और वो पार्टिसिपेशन हो रहा है सोसाइटी की एक्टिविटीज में तो वो फ्रीडम है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर लिटरेसी को दिया गया है कि अगर हम लोग लिटरेट हैं तो हम लोग सोशल एम्पावर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिटरेसी। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटीज। अब लिटरेसी में भी काफी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं।
जैसे स्टेट लाइक बिहार जो है उसकी सबसे लो है 47.53%, और कुछ स्टेट्स हैं केरला और मिजोरम, उनकी लिटरेसी रेट है 90.92 एंड 88.49%। परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन रूरल एरिया अमंग द माइनर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर वेरी लो। जो परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन रूरल एरिया में और मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे मार्जिनाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन कौन होते हैं, फीमेल हुई, शेड्यूल कास्ट हुए, शेड्यूल ट्राइब्स हुए, एग्रीकल्चर लेबरर हुए, इसमें भी हमारी लिटरेट्स की संख्या जो है बहुत कम है। अब इसके बारे में, इसकी बात क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया दिया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में क्या है। इन इंडिया प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया में प्लानिंग कमीशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करती है। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला टॉप पे है, इसकी इसकी वैल्यू दी गई 0.68। उसके बाद पंजाब, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा। नीचे कौन कौन है, स्टेट्स लाइक बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आर एट द बॉटम, ये बॉटम में है। अब केरला को इतनी अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वैल्यू क्यों मिली है, उसका एक रीजन है, इसकी हाई लिटरेसी रेट है। और जो भी जो स्टेट्स हैं जिनकी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू है, उनका एक रीजन है क्योंकि वो स्टेट्स इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। ठीक है। इसके बाद ये लास्ट हेडिंग आती है हमारे एनसीईआरटी के इस चैप्टर में, जो है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें लिखा है नो डेवलपमेंट हैज ब्रॉट इन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ in more than one way, but increasing regional disparities, social inequalities, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of human rights, and undermining human values and environmental degradation have also increased। ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट तो चलो वो हुआ है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है समय के साथ, बट इस डेवलपमेंट की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। जैसे क्या हुआ है, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कुछ रीजन है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ बहुत अंडर डेवलप्ड है। सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिप्रीवेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का अब्यूजमेंट हो रहा है, ह्यूमन वैल्यूज का अंडरमाइन किया जा रहा है, और एनवायरमेंट तो हमारा जो है वो डिग्रेड हो ही रहा है। ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन एंड सिक्योरिटी, people's participation and security were the major issues in the Human Development Report of 1993। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1990 जो थी उसमें पीपल पार्टिसिपेशन और उनकी सिक्योरिटी एक वन ऑफ द मेन इशू था। इट आल्सो एम्फसाइज ऑन द प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। और उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और एम्पावरमेंट ऑफ पीपल जो है वो मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है। उसके बाद यह है कि व्यू एक्सप्रेस बाय न्यू माल्थुसियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट। जो ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, न्यू माल्थुसियंस हैं और रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं, उनके उनका क्या व्यू है, उनका ये व्यू है कि दे बिलीव दैट फॉर हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड नेसेसरी कंडीशन। इन लोगों का ये मानना है कि अगर एक इंसान को हैप्पी और पीसफुल सोशल लाइफ जीनी है तो उन लोगों को पॉपुलेशन और मतलब हम लोग को पॉपुलेशन और रिसोर्स में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ हम लोग नहीं जी सकते हैं। ये किनका मानना है, जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो रेडिकल इकोलॉजिस्ट हैं और न्यू माल्थुसियंस हैं, उनका ये ऐसा मानना है। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा 5th चैप्टर खत्म होता है। करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और होप करता हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश करी, लेकिन अगर कुछ भी डाउट हो, अगर आप इस नोट्स के बाद अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसानी से, और ये चैप्टर आसान भी बहुत है, कुछ ज़्यादा नहीं था, बस बेसिक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू। मिलते हैं अब हम अपने अगले चैप्टर में, जो है चैप्टर नंबर 4। उसका वीडियो कुछ ही दिन में आप लोग के पास अवेलेबल होगा। तो चलो, बाय, एंजॉय।